हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एक परागकोश की सूक्ष्मदर्शी संरचना का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए देखते हैं, इसका एक नामांकित चित्र हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है परागकोश के बारे में। तो यहाँ पर ये जो परागकोश होता है, परागकोश, यह परागकोश पुष्प के नर जनन अंग का मुख्य भाग है, जिसके अंदर परागकण विकसित होता है। चलिए आगे देखते हैं, इसकी संरचनाओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर इसकी संरचनाओं को देखें हम, तो ये इसका स्टैमेन है, यानी कि नर जनन अंग है। ये पुष्प का नर जनन अंग है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैमेन कहते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग एंथर या फिर कह सकते हैं इसको परागकोश, और दूसरा भाग जो नीचे होता है इसको हम लोग तंतु बोल सकते हैं। तो इस परागकोश की आंतरिक संरचना को देखना है। इसकी आंतरिक सूक्ष्मदर्शीय संरचना, अगर हम इसको देखें तो इसमें कई सारे भाग होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसको, तो इसमें जो है मुख्य रूप से अगर इसका अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो यहाँ पर 4 सूक्ष्म बीजाणुधानी इसमें मिलते हैं। ये 4 सूक्ष्म बीजाणुधानी है यहाँ पर, और प्रत्येक सूक्ष्म बीजाणुधानी के चारों ओर अगर हम देखेंगे तो इसके ओर अपना अपना इसका एक पोषक परत भी पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेपेटम। ये इसका टेपेटम है, यानी कि पोषक स्तर है ये इसका। इसके द्वारा इसमें विकसित हो रहे माइक्रोस्पोर को पोषण मिलता है। यानी यहाँ पर ये वाला जो भाग देख रहे हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं सूक्ष्म बीजाणु धानी। ये इसमें इसकी संख्या कुल 4 होती है। और अगर इसके अंदर की बात करें तो अंदर में इसके अंदर यह उत्तक होता है। शुरुआत में सभी उत्तक द्विगुणित होते हैं, और इस उत्तक को हम लोग कह सकते हैं स्पोरोजिनस उत्तक, जो कि द्विगुणित होती है। और यही बाद में विकसित होकर के ये यहाँ पर कई कोशिकाएं ऐसी होंगी इसमें जो विकसित होकर के यह पराग मातृकोशिका बनाती है। यह भी द्विगुणित होती है, और यही फिर बाद में विकसित होकर के कई सारे माइक्रोस्पोर, यानी कि सूक्ष्म बीजाणु बनाते हैं, जो कि अगुणित होते हैं। और यही फिर बाद में विकसित होकर के इसके अंदर कई सारे परागकण बनाते हैं। ये इसके अंदर ये परागकण होते हैं। ये तो हुआ अंदर का संरचना। इसी में हमने कहा ये वाला जो भाग है, जो प्रत्येक सूक्ष्म बीजाणुधानी के चारों ओर पाया जाता है, यह एक पोषी स्तर है। और इस पोषी स्तर को हम लोग कहते हैं
टेपेटम यानी कि ये पोषी स्तर है जो कि सूक्ष्म बीजाणु के पोषण में मदद करता है और यह बहुगुणित होता है। और इसके बाद इसके चारों ओर 3 लेयर जो होता है, 3 परत जो होगा वो इसकी सुरक्षा की परतें होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर कई स्तरीय 2-3 स्तर की कम से कम बनी हुई यहाँ पर मध्य स्तरीय परत होती है या मध्य परत होती है। ये इसको हम लोग कह सकते हैं मध्य परत। ये जो है सुरक्षा परत का सबसे आंतरिक परत, मध्य परत। इसके ठीक ऊपर पर जो परत पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको हम लोग कह सकते हैं एंडोथेसियम, जो कि इसके चारों ओर एक परत के रूप में यहाँ पर पाई जाती है, एक स्तरीय परत के रूप में ये पाई जाती है। इसको हम लोग कहते हैं, ये वाली परत को हम लोग कह सकते हैं एंडोथेसियम, जो कि परागकोश के स्फुटन में मदद करता है। और ठीक इसके बाहर अगर हम चलें तो इसके बाहर एक और परत होती है जो कि इसकी सबसे मुख्य सुरक्षा परत होती है। इसको हम लोग कह सकते हैं एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा। ये भी पूरे चारों तरफ ये भी पाई जाती है, तो इसको हम लोग कहेंगे एपिडर्मिस। तो यानी कि 3 परत सुरक्षा परत के रूप में है। कौन कौन सा ये मैं बता देता हूं। यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर जो सुरक्षा परत के रूप में है 3 परत, एक है यहाँ पर मध्य परत है, ठीक इसके ऊपर पर एंडोथेसियम जो कि एक स्तरीय परत है, और ठीक इसके ऊपर एपिडर्मिस। यह तीनों मिलकर के सुरक्षा परत बनाता है। और सबसे आंतरिक परत जो होता है यहाँ पर, जिसको हम लोग कहते हैं ये टेपेटम का परत, जो कि ये पोषी स्तर है जो कि हर एक सूक्ष्म बीजाणुधानी के चारों ओर यह मौजूद है। और इसके बाद अंदर में हम जाते हैं तो अंदर में हमको बहुत सारे स्पोरोजिनस ऊतक मिलते हैं। यही विकसित होकर के पहले पराग मात्री कोशिका, फिर असूत्री विभाजन द्वारा ये सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण करते हैं यहाँ पर। और सबसे बीच वाले भाग में जहाँ पर कि ये सब आपस में जुटे हुए रहते हैं, ये भाग, इसको हम लोग कह सकते हैं संवहन ऊतक। यहाँ पर जो ये वाले भाग होते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं संवहन ऊतक। तो इस तरह से हम लोग यह देख सकते हैं इसकी पूरी की पूरी संरचना को। यहाँ पर परागकोश की यही सूक्ष्मदर्शीय संरचना है विस्तृत रूप से। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।